नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया यूट्यूब चैनल। और जुलाई 2023 में रिन्यूएबल एनर्जी के स्पेस में क्या अपडेट रहा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जो पॉलिसीज रही हैं, जो रेगुलेटरी अपडेट रहा, जो इन्वेस्टमेंट रहा और भी जो मिसलेनियस चीज़ें थी वो मैंने ऑलरेडी अपडेट कर रखा है। ये जुलाई 2023 का सेकेंड पार्ट है जिसमें कि जो स्पेसिफिकली टेंडर रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या रही इस पर्टिकुलर मंथ में, रिन्यूएबल एनर्जी का क्या जनरेशन रहा, कितनी कैपेसिटी लगी और पावर का क्या समरी रहा, बेसिकली उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये जो कंपाइलेशन है जो न्यूज़ का, ये बेसिकली बहुत सारी जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनसे मैं कवर करता हूँ, जिसमें कि मेनली जेएमके रिसर्च एंड एनालिटिक्स, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया जिसको ग्रिड इंडिया जो पहले के पोसोको के नाम से जानते थे, ग्रिड इंडिया के नाम से, ईटी एनर्जी, मरकॉम इंडिया और भी बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल हैं उनसे मैं कंपाइल करके बनाता हूँ। ये सेकेंड पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं टेंडरिंग की। तो जुलाई 2023 में कौन कौन से नए टेंडर आए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और टेंडर्स को बेसिकली मैं 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं, जो कि बड़े टेंडर्स जो कि निकलते हैं बड़े स्केल के डेवलपर मोड में होते हैं, जिसमें कि टेरी बेस्ड बिडिंग होती है। उसके बाद ईपीसी में कितने सारे टेंडर्स निकले उसके बारे में बात करते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है स्मॉल स्केल और रूफटॉप में कितने सारे टेंडर्स आए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा जो है मोस्टली तो ये और स्पेशल टेंडर्स की, जैसे कि आज के पंप स्टोरेज और O&M से रिलेटेड जो टेंडर होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है ये डेवलपर मोड में कितने सारे टेंडर, तो बेसिकली 9 यहाँ पर दिया है, 9 नहीं ज़्यादा ही है। आप देखेंगे जोधपुर विद्युत वितरण निगम ने बहुत सारे टेंडर्स निकाले हैं कुसुम कंपोनेंट सी में। तो हम बात करते हैं फर्स्ट वाइज। एनटीपीसी ने 1500 मेगावाट का टेंडर निकाला सोलर विंड हाइब्रिड का पैन इंडिया बेसिस पे। इसका पैन इंडिया के बेसिस का मतलब ये होता है कि इसमें डेवलपर्स आर फ्री टू सेटअप एनीवेयर इन इंडिया, लेकिन जो कनेक्टिविटी होगी, जो प्रोजेक्ट से जो कनेक्टिविटी होगी, जो ISTS कनेक्टेड जो स्टेशंस होंगे वहाँ पर इनको कनेक्ट करना पड़ेगा डेवलपर को, सो दैट कि कोई भी अगर स्टेट्स लेता है तो अगर जून 25 तक अगर प्रोजेक्ट्स लग जाते हैं तो उसके लिए ISTS फ्री रहेगा। तो ये बेसिकली इसीलिए पैन इंडिया बेसिस पे लगाया जा रहा है, जिसमें कि एनटीपीसी ने 1500 मेगावाट का निकाला था। उसके बाद एनटीपीसी का दूसरा भी टेंडर है सोलर के लिए, केवल वो जो है सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स है। दूसरा टेंडर है 1500 मेगावाट का, ये केवल सोलर है, ISTS 1 के नाम से निकाला ये भी पैन इंडिया बेसिस पे ही है। थर्ड जो टेंडर है सेकी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेकी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की PSUज है, और जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो इसकी जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसने 500 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी विद एनर्जी स्टोरेज जो है सिस्टम के साथ निकाला है, जिसको कि FDRE1 के नाम से दिया गया, ये भी पैन इंडिया बेसिस पर। तो पैन इंडिया का मतलब ये हो गया कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इसी पर्टिकुलर स्टेट्स में ही टेंडर प्रोजेक्ट लगाइए। इसमें डेवलपर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगा रहा है, बट कंडीशन यही है कि जो ISTS कनेक्टेड जो ग्रिड स्टेशन जो सब स्टेशन है वहीं पर कनेक्ट करना पड़ेगा। सेकी का ही दूसरा भी टेंडर है सेम वैसे ही, रिन्यूएबल एनर्जी विद एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, 1500 मेगावाट का टेंडर है, जिसमें कि FDRE2 के नाम से दिया हुआ है। जो नेक्स्ट टेंडर है वो है गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, जिसको GUVNL के नाम से भी जानते हैं। इसने 600 मेगावाट का टेंडर निकाला है सोलर फेज 22। आप सोच सकते हैं फेज 22 का मतलब ये हो कि फेज 21 तक ऑलरेडी टेंडर्स हैं। उस टेंडर्स में जो 21 तक है बहुत सारे टेंडर्स जो अवार्ड हो गए हैं, बहुत सारी कैपेसिटी लग गई है, बहुत सारे अंडर अभी फेजेज में जिसकी डेट भी एक्सटेंड की जाती है। बट ये कि फेज 22 के नाम से है, इसमें गुजरात में लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट्स जो लगेंगे वो गुजरात के अंदर ही लगेंगे ये। फिर नेक्स्ट टेंडर है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये बेसिकली क्या है कि जैसा कि मैंने पहले भी अपडेट किया आपको कि PM कुसुम जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें कि 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट A, कंपोनेंट B, कंपोनेंट C। जो कंपोनेंट है बेसिकली डिसेंट्रलाइज सोलर सिस्टम उसमें लगाया जा सकता है, जिसमें कि कैपेसिटी 0.5 किलोवाट से लेकर 0.5 मेगावाट से लेकर के 2 मेगावाट तक की कैपेसिटी हो सकती है। और उसमें फार्मर से जो एसोसिएशन है वो लगा सकते हैं, और टेरी बेस्ड बिडिंग हो रही है इसमें। जो कंपोनेंट B है वो बेसिकली ऑफ ग्रिड वाले पंप हैं, जिसमें कि जो डीजल से चलते हैं उसको सोलाइज करने का प्रोविजन है। और कंपोनेंट C जो है ग्रिड कनेक्टेड पंप हैं। तो कंपोनेंट C को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसमें ये है कि उसकी जो 50% कैपेसिटी है उसको फीडर लेवल सोलाइजेशन का नाम दिया गया है, और 50% कैपेसिटी जो इंडिविजुअल पंप को सोलाइज करने का प्रोविजन रखा गया है। तो जो 50% कैपेसिटी जो फीडर लेवल सोलाइजेशन है उसको कंपोनेंट C का 2 बोला जाता है, C2, जिसमें कि एक जस्ट एक डेवलपर मॉडल है और VGF बेस्ड बिडिंग होती है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, और गवर्नमेंट ऑफ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब MNRE, और सेकंड जो है स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, जिसमें कि टैरिफ बेस्ड VGF पैटर्न पर, वाइबिलिटी के फंडिंग पैटर्न पर, जिसमें कि टैरिफ फिक्स है, उस पर जो है डेवलपर सेटअप करेंगे, और सेटअप करने के लिए जो एक्स्ट्रा जो फंड की जरूरत पड़ेगी उस पर बिडिंग होगी। तो इसमें जो है अगर आप देख सकते हैं जो जोधपुर विद्युत वितरण निगम ने निकाला है, तो इसमें बेसिकली 1 2 3 4 5 टोटल 5 टेंडर्स निकाले हैं
कंपोनेंट सी के अंतर्गत, जिसमें कि 55.72 मेगावाट है, 64.48 मेगावाट है, 108.68 मेगावाट है, 295 मेगावाट एंड 75 मेगावाट है। नेक्स्ट टेंडर GUVNL का ही है, 500 मेगावाट विंड निकाला है, सोलर के वाला विंड है, फेज 6, ये पैन इंडिया बेसिस पर। इसमें रिस्ट्रिक्शंस कहीं भी नहीं है कि डेवलपर जो है गुजरात के अंदर ही सेटअप करे, डेवलपर कहीं भी सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट टेंडर पंजाब का है, जिसमें कि पेडा, वहाँ की जो रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है पेडा, पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी पेडा ने निकाला 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर के लिए, और ये पंजाब में ही सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट टेंडर है REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, REC PDCL ने 100 मेगावाट का टेंडर निकाला विंड के लिए पैन इंडिया बेसिस पर। तो बेसिकली ये REC PDCL एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पावर की एक स्कीम है, बंडलिंग स्कीम, जिसको फ्लेक्सिबिलिटी स्कीम से नाम से भी जानते हैं। उस स्कीम के अंतर्गत जो एग्जिस्टिंग थर्मल प्लांट है, हाइड्रो प्लांट है, वो उस एग्जिस्टिंग प्लांट में जो है RE पावर को मिक्स करके जो एग्जिस्टिंग जिसके साथ PPA उसमें सप्लाई कर सकते हैं। ये तो उस स्कीम के अंतर्गत 3 एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट की है। एक तो PFC कंसल्टिंग है, REC PDCL है और एक NVVN है। तो REC PDCL जो बेसिकली है, यही जो जनरेटर कंपनी है, जो जनरेटिंग कंपनी, उनके बिहाफ पर जो है वो टेंडर्स निकाली है। तो REC PDCL ने 100 मेगावाट का टेंडर निकाला है विंड के लिए, और एग्जैक्ट मैं इसमें नहीं कर सकता हूँ, बट मे भी ये DVC के लिए टेंडर नहीं, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के लिए टेंडर निकाला गया है। अब हम बात करते हैं EPC मोड में, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो EPC जो है, अभी हम डेवलपर मोड की जो बात करें तो टैरिफ बेस्ड बिडिंग होती है। इसमें जो बिडिंग होता है, इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट वाइज बिडिंग होती है। इसमें जो है जो भी टेंडर्स निकलते हैं, EPC के टेंडर्स क्यों निकाला जाता है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बैकग्राउंड बता देता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी किसी अगर प्लांट को सेटअप करना चाहती है, रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स को सेटअप करना चाहती है, तो ये नॉमिनेशन बेसिस पर किसी गवर्नमेंट किसी को नहीं दे सकती है। उसके लिए टेंडर्स जो है वो निकालने पड़ते हैं। तो अगर मान लीजिए SJVN कोई प्लांट सेटअप कर रही है, NTPC प्लांट सेटअप कर रही है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी प्लांट सेटअप कर रही है, तो प्लांट सेटअप करने के लिए EPC के लिए टेंडर्स निकालती है, जो उसमें से जो कम्पिटिटिव मतलब जो मिनिमम जो प्रोजेक्ट कॉस्ट एज पर पैरामीटर जो है कोट करता है, उसको अवार्ड कर दिया जाता है। तो SJVN जो है 360 मेगावाट के लिए सोलर के लिए जो कि गुजरात में प्रोजेक्ट लगा रही है, उसके लिए उसने टेंडर निकाला है। सेम NHPC ने 200 मेगावाट के लिए गुजरात में ही प्रोजेक्ट लगा रहा है NHPC, उसके लिए टेंडर निकाला गया है। ये जो नेक्स्ट टेंडर UP नेडा जो है, UP की एजेंसी है, 150 मेगावाट सोलर के लिए निकाला ये, और कुसुम स्कीम कंपोनेंट सी के अंतर्गत UP नेडा खुद प्रोजेक्ट लगा रही है, तो उसके लिए टेंडर निकाला गया ये। और नेक्स्ट टेंडर है NTPC का, 200 मेगावाट जो है, ये भी गुजरात में करना चाह रहा है ये प्रोजेक्ट, तो उसके लिए टेंडर निकाला गया है। तो 4 टेंडर जो है मेजर जो बड़े टेंडर हैं EPC स्पेस में निकाले गए हैं। अब हम बात करते हैं छोटे टेंडर्स की, इस रूफ टॉप और स्मॉल स्केल के बात हैं। टोटल जो है जो 9 यहाँ पर जो है 9 मेजर टेंडर्स आए थे रूफ टॉप और स्मॉल कैटेगरी स्टेट्स में। जो फर्स्ट टेंडर है इंडियन ऑयल का था, 2.25 मेगावाट निकाला था सोलर EPC के लिए, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट है इसका। सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI ने 1 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए निकाला है ये, और ये जो कैपेसिटी जो लगेगी ये आसाम का जो है उसका बुकांजन फैक्ट्री वहाँ पर लगाई जाएगी। नेक्स्ट टेंडर BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल से 2 मेगावाट के लिए निकाला ये, और इनका खुद का ही कैंपस है BHEL का ही हैदराबाद में। और ये बेसिकली जो मॉडल अपनाया है BHEL ने, ये बूट मॉडल अपनाया। बूट का मतलब होता है कि बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। अब एग्जैक्ट इसका मैंने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ा। इसका मतलब ये होता है कि जो भी डेवलपर होगा उस प्लांट को बिल्ड करेगा, ओन करेगा मतलब इन्वेस्टमेंट वही करेगा, ऑपरेट करेगा, उसको ऑपरेट भी करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। तो ट्रांसफ़र की कंडीशन होता है कि 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 25 ईयर्स, जो भी कंडीशन होगी उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर देगा BHEL को। नेक्स्ट सेंट्रल रेलवेज ने 4.105 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी का निकाला है ये, और ये बहुत सारे जो सेंट्रल रेलवे है बहुत सारी क्यूमुलेटिव कैपेसिटी है बेसिकली, जिसमें कि मुंबई, भुसावल, नागपुर, पुणे में लगाई जाएगी। नेक्स्ट सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन, ये बेसिकली इंस्टीट्यूट से जाइए, CIL की इंस्टीट्यूट है, कोल इंडिया लिमिटेड की, उसने 1.03 मेगावाट का टेंडर्स निकाला है, जो कि सेंट्रल कोल फील्ड्स झारखंड में वहाँ पर लगाया जाएगा रूफ टॉप के लिए ये बेसिकली। वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने 3.69 मेगावाट का रूफ टॉप की सोलर प्रोजेक्ट्स निकाला ये। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी JKEDA, 1.75 मेगावाट का रूफ टॉप सोलर के लिए निकाला, जो कि JNK के लिए ऑब्वियसली, अगर वहाँ की एजेंसी है तो अपनी स्टेट्स के लिए निकालेगी। नेक्स्ट टेंडर है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने 5.52 मेगावाट का सोलर रूफ टॉप के लिए निकाला, और UP के लिए निकाला है, मतलब इसके UP में जो भी स्टेशन से इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर लगाई जाएगी। नेक्स्ट एजेंसी फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ENERT, ये बेसिकली केरला की रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, उसने टेंडर निकाला 1.24 मेगावाट के रूफ टॉप सोलर के लिए। तो ये बेसिकली रूफ टॉप और स्मॉल स्केल कैटेगरी में टेंडर्स हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल टेंडर्स भी निकाले जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंप स्टोरेज में आजकल बहुत ज़्यादा चला, तो पंप स्टोरेज में मेजर 2 टेंडर्स निकाले गए हैं। एक तो NTPC ने निकाला 2000 मेगावाट का पंप स्टोरेज के लिए, और ये पैन इंडिया बेसिस पे है ये।
दूसरा टेंडर जो है बेसिकली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने निकाला 900 मेगावाट का बांदू पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट थ्रू ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ही ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, उसके लिए टेंडर निकाला गया है। और दूसरा, अगर हम स्पेशल कैटेगरी और टेंडर्स के बाद O&M पैकेज, ऑपरेशन मेंटेनेंस, मतलब प्लांट ऑलरेडी रनिंग है उसके O&M के लिए टेंडर निकाला जाता है। तो NTPC ने 23.38 मेगावाट का सोलर जो महाराष्ट्र में इसका सेटअप है उसके O&M के लिए टेंडर निकाला ये। फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 3 मेगावाट का सोलर जो है इसका LPG बॉटलिंग प्लांट है कडप्पा आंध्र प्रदेश में, उसके लिए टेंडर निकाला ये। और हम नेक्स्ट टेंडर की हम लोग बात करें तो BOS पैकेज, मतलब बैलेंस ऑफ सिस्टम। बैलेंस ऑफ सिस्टम किसको बोलते हैं? अगर हम लोग सोलर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो जो पैनल वाला सिस्टम जो होता है, पैनल के अलावा बहुत सारे एसोसिएटेड भी होते हैं जिसमें कि मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, और भी बहुत सारे जो पैकेजेज होते हैं उसको BOS पैकेज बोलते हैं ये। तो BOS पैकेज के लिए SJVN ने 360 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर निकाला जो कि गुजरात में लगाया जाएगा। तो ये स्पेशल टेंडर्स जो निकले हैं ये जुलाई में, मैंने हेडिंग जून लिखा है, पुराना वाला ही है, बट ये एक्चुअली जुलाई 2023 के टेंडर्स हैं। अब हम बात करते हैं कौन से पुराने टेंडर्स जिनकी डेट एक्सटेंड की गई है। तो NTPC का टेंडर था 1500 मेगावाट का विद 9000 मेगावाट आवर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। बेसिकली ये एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का टेंडर था पैन इंडिया बेसिस पर, और ये अप्रैल 2023 में निकाला गया था, जिसकी बीड की जो डेट है, सबमिशन की डेट है, इसको एक्सटेंड करके 18 अगस्त 2023 कर दी गई है। जो नेक्स्ट जो टेंडर है वो गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड GUVNL का 700 मेगावाट का टेंडर था सोलर फेज 11, जो कि ये प्रोजेक्ट गुजरात में लगाया जाएगा। और आप देख सकते हैं बहुत ही पुराना टेंडर है, ये मार्च 2021 में लगाया गया था और ये मोर देन 2.5 ईयर्स हो गए इसके, अराउंड मतलब मोर देन 2 ईयर्स हो गया। इसकी जो डेट है एक्सटेंड करके 19 अगस्त 2023 कर दी गई है। फिर गुजरात का ही नेक्स्ट टेंडर है GUVNL का ही 500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी विद 250 मेगावाट आवर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम फेज 15, जो कि जून 2022 में ही निकाला गया था। ये 1 साल हो गया इसका, और ये प्रोजेक्ट है गुजरात में ही लगाया जाएगा। इसकी जो डेट एक्सटेंड करके 18 अगस्त 2023 कर दी गई है। उसका जो नेक्स्ट टेंडर है उत्तर हरियाणा का, ये बेसिकली क्या है कि हरियाणा का ये डिस्कॉम है, ये UHVVN उत्तर हरियाणा 500 मेगावाट का सोलर का टेंडर निकाला है, हरियाणा में ही लगाया जाएगा। ये अप्रैल 2023 में टेंडर निकाला गया था। इसकी जो डेट एक्सटेंड करके 7 अगस्त 2023 कर दी गई है। फिर नेक्स्ट टेंडर NTPC का था 310 मेगावाट का सोलर के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए था। ये फ्लोटिंग सोलर था बेसिकली, जिसकी फरवरी 2023 में निकाली गई थी। इसकी भी डेट एक्सटेंड करके 18 अगस्त 2023 कर दी गई है। फिर नेक्स्ट टेंडर टाटा पावर का डिस्कॉम है मुंबई में, उसने टेंडर निकाला था 225 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड। ये पैन इंडिया बेसिस पर, मतलब ये है कि प्रोजेक्ट कहीं भी लगाया जाएगा, और ये जून 23 लास्ट मंथ में ही निकाला गया था। इसकी भी डेट एक्सटेंड करके 10 अगस्त 2023 कर दी गई है। हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर मंथ में, मतलब कि जुलाई में कौन कौन सी जो टेंडर्स थे जिनका कि ऑक्शन हुआ और उनका क्या रिजल्ट रहा और कौन कौन सी कंपनियां इसमें विनर रहीं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक टेंडर जो सेकी ने 2000 मेगावाट का निकाला था सोलर ISTS 11 पैन इंडिया बेसिस पर। पैन इंडिया बेसिस का मतलब ऑलरेडी मैंने समझा रखा है कि इसमें डेवलपर जो है वो सेटअप कर सकता है कहीं भी इंडिया में, और जो टेंडर्स के जो अपने क्राइटेरिया होते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। और ये मार्च 2023 में टेंडर्स निकाला गया था। तो जो उसका रिवर्स ऑक्शन हुआ उसमें बेसिकली 6 कंपनियां इसमें आई, और 2000 मेगावाट का हम बात करें तो ईडन रिन्यूएबल एनर्जी जो है 300 मेगावाट उसको मिला 2.6 पर यूनिट पे। SAEL ने 600 मेगावाट लिया 2.6 पर यूनिट पे। जैक्सन को 200 मेगावाट मिला 2.6 पर यूनिट पे। सीवा कॉर्पोरेशन 100 मेगावाट मिला 2.6 पर यूनिट पे। रिन्यू को 600 मेगावाट मिला 2.6 पर यूनिट पे, और अवादा को 200 मेगावाट मिला 2.61 पर यूनिट पे। तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल 5 कंपनियां हैं, पाँचों कंपनियों की अगर क्यूमुलेटिव कैपेसिटी की बात करें तो टोटल हो रही है 1800 मेगावाट। तो 1800 मेगावाट का जो टैरिफ रहा 2.6 पर यूनिट, और 200 मेगावाट जो अवादा है उसका 200 मेगावाट जो है उसका 2.61 यूनिट रहा। दूसरा टेंडर गुजरात का था। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने 800 मेगावाट का टेंडर निकाला था सोलर फेज 20, और ये गुजरात में ही प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, और टेंडर मई 2023 में निकाला गया था। अगर इसके हम लोग विनर्स, जो रिवर्स ऑक्शन के बाद जो विनर्स की हम बात करें तो मेजर 3 कंपनियों को मिला था प्रोजेक्ट। ये KPI ग्रीन एनर्जी को 100 मेगावाट मिला 2.7 पर यूनिट पे। SAEL को मिला 400 मेगावाट 2.71 पर यूनिट पे, और NLC इंडिया को भी 300 मेगावाट मिला 2.7 पर यूनिट पे। NLC इंडिया बेसिकली ये पब्लिक सेक्टर है, और जो 2 कंपनियां हैं ये प्राइवेट कंपनी हैं। नेक्स्ट जो ऑक्शंस कंप्लीट हुआ बेसिकली मोस्टली EPC सेगमेंट में हुआ। जो टैरिफ बिडिंग जो है डेवलपर मोड में, वो 2 मेजर था, सेकी और GUVNL का, और EPC मोड में जिसमें कि कोल इंडिया लिमिटेड ने 35 मेगावाट का टेंडर निकाला था वेस्ट बंगाल के लिए, और ये जनवरी 2023 में निकाला गया था, जिसमें कि श्रीजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मिला है ये कैपेसिटी।
फिर नेक्स्ट था कोल इंडिया नवीकरण ऊर्जा, ये बेसिकली 25 मेगावाट का सोलर ईपीसी के लिए निकाला था, ये भी वेस्ट बंगाल के लिए था। मई 2022 में इसका टेंडर निकला था। इसमें जो विनर्स था वो था स्वरयू एनर्जी। और जो नेक्स्ट टेंडर था दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ने 8 मेगावाट का सोलर ईपीसी के लिए निकाला था, उसमें जेंसल को मिला था, ये अवार्ड हुआ है ये। और जो टेंडर एक वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने 22.5 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर के ईपीसी के लिए निकाला था, जिसमें कि जो विनर है वो यूनिवर्सल ट्रांसफार्मर है ये। तो ये बेसिकली ऑक्शन से रिलेटेड हो गया। अब हम बात करते हैं जुलाई 20, देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा कि जो कैपेसिटी लगती है तो जुलाई 2023 का जस्ट अपडेट नहीं मिल पाता है, इसका थोड़ा सा डिले मिलता है। तो इसलिए जो कैपेसिटी का हम लोग अपडेट करते हैं ये थोड़ा सा 1 महीना पुराना करते हैं। तो जून 2023 में जो कैपेसिटी लगी है रिन्यूएबल एनर्जी की, तो टोटल कैपेसिटी लगी है वो है 3208 मेगावाट की कैपेसिटी लगी है, जिसमें कि जो मेजर कैपेसिटी सोलर में ही आई है 2276 मेगावाट लगा है, और विंड जो है 905 मेगावाट लगा है, वेस्ट टू एनर्जी 12 मेगावाट और स्मॉल हाइड्रो 15 मेगावाट, तो टोटल 3208 मेगावाट लगा है। और अगर हम लोग क्यूमुलेटिव की बात करें तो टोटल आज की डेट में जो टोटल कैपेसिटी हो गई है रिन्यूएबल एनर्जी की इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो वो है 1,76,493, और लार्ज हाइड्रो को अगर हम लोग हटा देते हैं तो टोटल जो कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी की है 1,29,643 मेगावाट, जिसमें कि जो मेजॉरिटी शेयर जो है सोलर का है। सोलर की अभी तक का क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 70,097 मेगावाट हो गया है, विंड का 43,773 मेगावाट, बायो पावर 10,248 मेगावाट, वेस्ट टू एनर्जी 566 मेगावाट, स्मॉल हाइड्रो 4,959 मेगावाट और लार्ज हाइड्रो 46,850 मेगावाट। तो टोटल कैपेसिटी जो है बेसिकली जून में 3,208 मेगावाट लगी। अब हम ऑल इंडिया कैपेसिटी की बात करते हैं तो उनका क्या स्टेटस है और उसमें क्या परसेंटेज है रिन्यूएबल एनर्जी का। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग फोसिल और नॉन फोसिल में हम ब्रेकअप करते हैं जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है इंडिया की, तो फोसिल फ्यूल बेस्ड और नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड। नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड को अगर हम और ब्रेकअप करें तो उसको हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी प्लस न्यूक्लियर, जो कि नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड में आता है। तो फोसिल फ्यूल में मेनली जो थर्मल कैपेसिटी है, जिसमें कि थर्मल को हम लोग और बाइफर्केट करें तो कोल, लिग्नाइट, गैस और डीजल होता है। तो टोटल जो फोसिल फ्यूल की जो कैपेसिटी है इंडिया की 2,37,929 मेगावाट है, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 56.4% है। इसको और फर्दर बाइफर्केट करें जिसमें कि मेजॉरिटी कोल है, जो कोल की कैपेसिटी है आपकी कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट उनकी जो क्यूमुलेटिव कैपेसिटी है 2,05,898 मेगावाट, जिसमें कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 48.8% है। लिग्नाइट बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट है वो 6,620 मेगावाट है, गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है 24,824 मेगावाट और डीजल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है 589 मेगावाट। तो ये बेसिकली फोसिल फ्यूल बेस्ड है जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 56.4% है। नॉन फोसिल फ्यूल जो कैपेसिटी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 43.6% है, और ये टोटल जो नॉन फोसिल फ्यूल कैपेसिटी है 1,83,973 मेगावाट हो गई है। और नॉन फोसिल फ्यूल में बेसिकली दो मेजर कंपोनेंट आते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्लस न्यूक्लियर। जो न्यूक्लियर की कैपेसिटी है 7,480 मेगावाट हो गई है, ये बेसिकली इसमें कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। अगर आप पीछे का ट्रेंड देखेंगे तो न्यूक्लियर की कैपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। तो 7,480 मेगावाट जो है ये टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 1.8% है। लार्ज हाइड्रो जो है 46,850 मेगावाट, टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 11.1% है। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एक्सक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो जो कि 129,643 है, जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 30.7% है। तो टोटल अगर हम लोग ऑल इंडिया इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें तो ये 4,21,902 मेगावाट हो गई है। इसको हम लोग सेक्टर वाइज अगर डिवाइड करें तो इसमें सेंट्रल सेक्टर मतलब सेंट्रल की जो कंपनियां हैं जिसमें कि NTPC, NHPC, SJVN, तो DVC, ये सब जो कंपनियां हैं वो सेंट्रल सेक्टर्स में आती हैं। अगर इनकी क्यूमुलेटिव कैपेसिटी बात करें टोटल तो 1,01,415 मेगावाट, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 24% शेयर है। स्टेट सेक्टर की बात करें तो स्टेट सेक्टर में भी सेम इतना ही अप्रॉक्सीमेटली 1,05,726 मेगावाट, टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 25.1% है। और प्राइवेट सेक्टर का भी शेयर अप्रॉक्सीमेटली 50% हो जाता है, जो कि टोटल 2,14,760 मेगावाट 50.9% है। और प्राइवेट सेक्टर का जो मेजर शेयर बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी में ज़्यादा है, जिसमें कि मोस्टली विंड और सोलर सेक्टर जो है ना, तो विंड और सोलर सेक्टर में जो टोटल इंस्टॉलेशन है मोस्टली प्राइवेट सेक्टर से ही आया है। तो ये तो प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर है आपका 50.9% है और काफ़ी अच्छा शेयर कहा जाएगा ये। और हम लोग अगर जनरेशन की बात करें तो अभी हम देख रहे थे कि जिसमें जो अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये वाला आप देख सकते हैं।
कि यहाँ पर टोटल जो थर्मल की इंस्टॉल कैपेसिटी है, टोटल इंस्टॉलेशन का 56.4% है। और केवल हम कोल की बात करें तो कोल का जो शेयर है इंस्टॉल कैपेसिटी का 48.8% है। लेकिन जनरेशन में हम शेयर की बात करते हैं तो जनरेशन में शेयर जो है थर्मल का 72.82% है। ये शेयर इंस्टॉल कैपेसिटी का 50% है, बट जनरेशन में शेयर 72.82% है ये। और ये हम पर्टिकुलर जून की बात कर रहे हैं, ये कि जून में जो है जून 2023 में टोटल अगर जनरेशन हुआ है वो है 149.9 बिलियन यूनिट, जिसमें कि थर्मल से जनरेशन केवल है 109.22 बिलियन यूनिट, जो कि 77.82% है टोटल जनरेशन का। इसके अलावा जो बैलेंस है न्यूक्लियर का 3.21 बिलियन यूनिट है, जो कि 2.14% है। भूटान से भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं हाइड्रो का, वो कि 0.62 बिलियन यूनिट है, जो कि 0.4% है। ये बहुत ही निगलेजिबल, मतलब टोटल की बात करें तो कम है। और रिन्यूएबल एनर्जी से जो जनरेशन हुई है, जिसमें कि इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो भी है, तो रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर जो है आप जो बैलेंस शेयर है बेसिकली 72.8 और आपका 2 मतलब है तो 75% है, तो 25% के आसपास शेयर जो है रिन्यूएबल एनर्जी से, जिसमें कि मेजॉरिटी आपकी लार्ज हाइड्रो से है। लार्ज हाइड्रो से जो जनरेशन हुई है 14.33 बिलियन यूनिट, जो कि टोटल 9.56% है टोटल जनरेशन का। स्मॉल हाइड्रो का जो शेयर है 0.74 बिलियन यूनिट, जो कि 0.5% के आसपास है। विंड का जो शेयर है 7.7% है, और बायोमास का शेयर जो है आपका 0.7% है, और सोलर का जो शेयर है आपका 6.41% है। ये आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि विंड का जो जनरेशन है आपका सोलर के जनरेशन से ज़्यादा ही है शेयर वाइज, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर मंथ की बात करें, जून की बात कर रही हैं। तो ये बेसिकली आप देखेंगे थोड़ा सा विंडी सीजन होता है ये, तो विंडी सीजन में जनरेशन जो है विंड की बढ़ जाती है। ओवरऑल अगर आज की डेट में बात करें तो ओवरऑल जो सोलर की जनरेशन जो है विंड की जनरेशन जो है ज़्यादा ही है। अब हम आरी जनरेशन की बात करें, अभी हमने डिस्कस तो कर ही लिया है, तो अब इसमें थोड़ा सा उसको बाइफर्केट किया इसमें। तो टोटल जो है बाइफर्केट जो किया गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि टोटल है 37,555 मिलियन यूनिट की जनरेशन हुई है इसमें और आरी में, जिसमें कि मेजॉरिटी आपकी लार्ज हाइड्रो की है। तो टोटल आरी के शेयर की बात करें तो टोटल आरी में 38.8% के आसपास लार्ज हाइड्रो का शेयर है। उसके बाद जो शेयर है आपका सोलर का आता है 26% के आसपास है। विंड का शेयर है 31.29% शेयर है, और बगास अदर्स में सब सारी जो है बैलेंस जो आ जाता है ये। अब हम क्यूमुलेटिव की बात करें, क्यूमुलेटिव का मतलब ये होता है कि अप्रैल से लेकर के जून तक टोटल क्यूमुलेटिव कितनी जनरेशन है और इसमें क्या शेयर रहा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टोटल जनरेशन है, जो क्यूमुलेटिव जनरेशन है वो है 95,321 मिलियन यूनिट जो है। ये हम केवल आरी की बात कर रही हैं। अगर इसको हम ब्रेकअप करते हैं जो क्यूमुलेटिव जनरेशन अप्रैल से लेकर के जून तक है, तो उसमें लार्ज हाइड्रो का शेयर 36% है, सोलर का 32% है, और विंड का 25% है, और बैलेंस में सभी हैं। स्मॉल हाइड्रो का 2.17, बायोमास का 0.95%, बगास का 1.2%, अदर्स में 0.73% है। और ये ओवरऑल अगर हम पावर सेक्टर की परफॉर्मेंस क्या रही जून 23 में, बेसिकली जून लिखा वहाँ पर जुलाई 23 है बेसिकली, जुलाई 23 में क्या पावर सेक्टर की परफॉर्मेंस रही। तो कन्वेंशनल जो कैपेसिटी एडिशन हुआ आपका 660 मेगावाट हुआ आपका जून में। रिन्यूएबल कैपेसिटी जो ऐड हुई 3208 मेगावाट ऐड हुई, और ट्रांसमिशन लाइन जो ऐड हुआ आपका 1792 सर्किट किलोमीटर। ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी एडिशन है 1745 MVA। कन्वेंशनल जनरेशन 126.5 बिलियन यूनिट, रिन्यूएबल जनरेशन 21.44 बिलियन यूनिट। पीक डिमांड जो मीट हुई है आपकी 223.23 गीगावाट। एनर्जी सप्लाइड जो ये 139.23 बिलियन यूनिट, और ऑल इंडिया जो PLF रहा वो 69.48% रहा। अब ईयर वाइज जनरेशन ये पुराने हमारे वीडियो में भी था। मेरा पर्पज़ यहाँ पर देने का मतलब यही है कि ईयर वाइज जनरेशन हम देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की बढ़ती जा रही है। और आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं 2014-15 में ये कितना था, 61,719 मिलियन यूनिट था, जो कि बढ़ करके 2023 में 2,03,552 मिलियन यूनिट्स हो गया। तो ईयर वाइज जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी की बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसका रीजन है कि सोलर विंड की कैपेसिटी इन कंपैरिजन टू जो थर्मल कैपेसिटी उनकी बढ़ती जा रही है, ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है, इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी का जो जनरेशन है बढ़ता जा रहा है। तो होप दोस्तों ये जो मेरा सेकेंड पार्ट था जो कि टेंडरिंग, जनरेशन, इंस्टॉलेशन और पावर सेक्टर परफॉर्मेंस पर था, आपको पसंद आया होगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।